उस दोस्त का नाम था फिरोज़ गांधी और ये इंडिया की पहली महिला पीएम बनती है। तो ये बात पूरे भारत में जब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा और सिंडिकेट के बीच एक दरार खुलकर सामने आई। वोट्स को उनकी तरफ खींचने के लिए लोगों को शराब और इस दिन को भारत के इतिहास में संविधान हत्या दिवस का नाम मिला। सैकड़ों किसानों को सड़कों से घसीटा गया और ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी की गई। सिख मिलिटेंट्स ने एक बस पर हमला किया। घंटों तक अकाली तख्त पर टैंक से गोले बरसाए गए। सतवंत सिंह ने उनके सबमशीन गन से उनके पेट और सीने पर 30 गोलियां। दोस्तों, भारत के प्रयागराज शहर में 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ कमला नेहरू को एक बच्ची पैदा होती है जिनका नाम वो इंदिरा रखते हैं, जो आगे जाके इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था और इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था। देखिए, इंदिरा नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक इकलौती वारिस थी। जहाँ तक इनकी पढ़ाई की बात है तो इंदिरा नेहरू ने कई स्कूल कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई की, जिससे उन्हें उनके घर में टीचर्स पढ़ाने के लिए आते थे। उन्होंने मॉडर्न स्कूल इन दिल्ली, एसटी सेसिलियाज, एसटी मैरिज क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद, द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जेनेवा और विश्व भारती शांति निकेतन जैसे और कई स्कूल्स में अपनी पढ़ाई की। बाद में जब यूरोप में इनकी माँ बीमार थी तब उनकी माँ की देखभाल करने के लिए इन्होंने विश्व भारती की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में 28 फरवरी 1936 में इनकी मां कमला नेहरू गुजर जाती है। तब इन्होंने बैडमिंटन स्कूल अटेंड किया। उसके बाद 1937 में इन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए सोमरविले कॉलेज भी अटेंड किया। इसी समय दोस्तों, जब ये लंदन में पढ़ रही थी तो ये लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे अपने एक दोस्त को अक्सर मिलने जाती थी। उस दोस्त का नाम था फिरोज़ गांधी। ये दोनों एक दूसरे को इलाहाबाद से ही जानते थे। आगे जाके 1942 में इन दोनों ने आदि धर्म रीति रिवाजों के अनुसार इलाहाबाद में दोनों ने शादी की और अब इसके बाद इनका नाम इंदिरा गांधी हो जाता है। बचपन में दोस्तों, इंदिरा गांधी ने साल 1930 में बच्चों की वानर सेना बाल चक्र संघ की स्थापना की थी, कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए, ताकि देश को आज़ादी मिले। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो पॉलिटिक्स में और कांग्रेस के साथ इनका कनेक्शन शुरुआती दौर से ही था। और क्योंकि इनकी मां की डेथ हो चुकी थी तो ज़्यादातर समय ये अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद करती थी और उनके साथ ट्रैवल करती थी। आगे जाके साल 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है और भारत में कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले पीएम बनते हैं, तो साल 1955 में इंदिरा गांधी पीएम नेहरू के द्वारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर बन जाती है और आगे जाके ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनती है और 1959 से 1960 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनती है। और साल 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनते हैं तभी वो इंदिरा गांधी को अपनी सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनती है। फिर दोस्तों 11 जनवरी 1966 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री की सडन डेथ हो जाती है उज़्बेक के ताशकेंत में, जब वो यूएसएसआर के दौरे पे थे। फिर इंडिया में लेफ्ट विंग और राइट विंग में समझौता होने के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का लीडर बनाया गया और इसी तरीके से 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती है और ये इंडिया की पहली महिला पीएम बनती है। तो ये बात पूरे भारत में तेज़ी से फैलती है और इसी समय में पहली बार इंदिरा गांधी पूरे देश में पॉपुलैरिटी गेन करती है और यही से इनकी असली कहानी शुरू होती है। तो जब ये पीएम बनती है तब इंडिया के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे, क्योंकि 1965 में हुए सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर और इससे पहले भी कुछ जंगें लड़ी गई थी भारत के द्वारा, तो देश वॉर के बाद पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था। तो आगे जाके 1967 में जब लाल बहादुर शास्त्री की टर्म पूरी हो जाती है तो अगले साल 1967 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस 523 सीटों में से 283 सीट्स जीतकर मेजॉरिटी में रहती है और इंदिरा गांधी एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से पीएम बनती है। लेकिन इस समय इनकी सरकार पहले जैसी मजबूत नहीं थी, क्योंकि पहली बार इंडिया में कांग्रेस की 300 से कम सीट्स आई थी। फिर 19 जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार एक बड़ा डिसीजन लिया, जो था बैंक नेशनलाइजेशन। इसका मतलब था कि अब गवर्नमेंट भारत की 14 बड़ी बैंक्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, जिनमें ये सब बैंक्स थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इन सब बैंक्स में टोटल उस समय 50 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट था, जो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था।
ये करने का कारण इंदिरा गांधी की सरकार ये बताती है कि बैंक्स पर से कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का कंट्रोल हटाना, एग्रीकल्चर और छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए पर्याप्त क्रेडिट प्रोवाइड करना और नए और छोटे उद्योगपतियों और बिजनेसमैन्स को प्रोत्साहित करना। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इकोनॉमी पर गवर्नमेंट की पावर बढ़ गई, बैंक्स की बहुत सारी ब्रांचेस शुरू हुई, विलेजेस और ग्रामीण भागों तक बैंकों की ब्रांचेस शुरू हुई और एग्रीकल्चर और छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग मिलने लगी। लेकिन जब ये हुआ तो रुस्तम कावसजी कूपर, जिन्हें आर.सी. कूपर भी कहा जाता है, ये शेयर होल्डर थे इन 14 बैंकों में से कुछ बैंक्स में। उस समय ये गवर्नमेंट के बैंक नेशनलाइजेशन के डिसीजन के खिलाफ थे और ये दावा करते हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां ये क्लेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 31 को। और इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी संविधान के सुरक्षा के रूप में सरकार पर यह कार्रवाई की। ये डिसीजन पब्लिक वेलफेयर से प्रेरित होने के बाद भी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इंदिरा सरकार कोर्ट्स के रिक्वायरमेंट के नए कानून इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें बैंक नेशनलाइजेशन को सफलता मिल जाती है। इस डिसीजन के लेने पर भारत के आम जनता को तो फ़ायदा होता है और साथ ही में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ जाती है और कांग्रेस पार्टी में उनकी पोजीशन को मजबूती भी मिल जाती है। वहीं एक तरफ इंडिया के बड़े बड़े उद्योगपति नाराज थे और मोरारजी देसाई, कांग्रेस पार्टी के एक नेता, बैंक नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट थे और वो इसका विरोध कर रहे थे और इस डिसीजन को घोषित करने से पहले उनसे फाइनेंस पोर्टफोलियो भी छीन लिया गया था। और इनके जैसे और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इंदिरा गांधी के डिसीजन से सहमत नहीं थे। उस समय में इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, तो वी गिरी, जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उनकी डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। और कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट के जो मेंबर्स थे, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक अलग ग्रुप बन गया था जो गांधी के डिसीजंस के अगेंस्ट था, जिनमें मोरारजी देसाई भी थे। ये चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी, जो उस समय के लोकसभा स्पीकर थे, ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने। वही इंदिरा गांधी का झुकाव वी गिरी की तरफ था और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के मन में ये डर था कि सिंडिकेट की चॉइस के अगर प्रेसिडेंट बन गए तो पीएम के स्टेज पर उन्हें विरोध हो सकता है और पार्टी मोरारजी देसाई की कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन उस समय हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन में वी गिरी एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। सिंडिकेट लीडर्स चाहते थे कि गिरी लोकसभा स्पीकर बने और ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा और सिंडिकेट के बीच एक दरार खुलकर सामने आई। हालात यहाँ तक आ गए थे कि सिंडिकेट ने इंदिरा के लिए गूंगी गुड़िया इस शब्द का तक इस्तेमाल किया। इस सब के चलते दोस्तों 12 नवंबर 1969 में कांग्रेस का दो ग्रुप्स में विभाजन हुआ, जिसमें 705 में से 446 कांग्रेस के मेंबर्स इंदिरा की तरफ आए, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आर मतलब रिक्वेशनिस्ट्स नाम दिया गया, और बाकी के बचे हुए मेंबर्स सिंडिकेट की तरफ गए, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन या सिंडिकेट और ओल्ड कांग्रेस कहा जाने लगा। आगे जाके इस पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई बनते हैं और आगे जाके जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है और ये एक बार सत्ता में भी आती है। लेकिन कांग्रेस के इस विभाजन के बाद 1971 में एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शन में इंदिरा की कांग्रेस आर ने 352 सीटों के साथ सत्ता पर अपनी मजबूती और बढ़ाई। वही कांग्रेस ओ को एक बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के एयर बेसेस पर अटैक किया। यह थर्ड मतलब 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें यूएसए और चाइना जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। वही यूएसएसआर जैसी कंट्रीज भारत को सपोर्ट कर रही थी। वही 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है और इस जंग में भारत की जीत हो जाती है। और आगे जाके मार्च 1972 में ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाती है और एक नए देश बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। इस वॉर के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी देश में बहुत बढ़ गई और ये और मजबूत होती गई। लेकिन इंदिरा सरकार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। फिर साल 1973 में बहुत सारी कंट्रीज़ में और इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि उस समय में इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच वॉर चल रही थी। लेकिन इसका नुकसान भारत में इंदिरा सरकार को भी होता है, और क्योंकि इंडिया में 1971 वॉर भी हुई थी तो उस समय इकोनॉमी भी पुअर कंडीशन में थी। लेकिन इंदिरा सरकार को इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान तब होता है जब 24 अप्रैल 1971 में श्री राज नारायण, जो 1971 में रायबरेली लोकसभा में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कैंडिडेट थे रायबरेली में, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएससी के मेंबर थे, ये इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को चैलेंज करते हैं और उन्होंने ये दावा किया कि इंदिरा ने पीपल्स एक्ट 1971 का उल्लंघन किया है,
क्योंकि इलेक्शन से पहले राजनारायण को उनकी जीत पर पूरा भरोसा था। यहाँ तक कि वो इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही विजय रैली निकालने की कोशिश में भी थे। लेकिन इंदिरा गांधी इसके बावजूद इलेक्शन जीत जाती है। दावे में वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने उनके प्रचार के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेस और वहाँ की स्थानीय पुलिस की मदद ली थी। साथ ही इन्होंने प्रचार के दौरान गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ किया। वोट्स को उनकी तरफ खींचने के लिए लोगों को शराब और कंबल भी बांटे और चुनाव के लिए खर्चे की लिमिट 35,000 रुपये से भी ज़्यादा का खर्चा इन्होंने चुनाव के लिए किया। ये केस इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच बहुत देर तक चलता है और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत। और अदालत ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी अब पीएम पद पर नहीं रह सकती और अगले 6 सालों के लिए इंदिरा गांधी को इलेक्शंस लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को 20 दिन का समय दिया ताकि वो नए पीएम को चुन सके इंदिरा गांधी के रिप्लेसमेंट में। उसी समय 1974 में बिहार में जयप्रकाश नारायण, जो आज़ादी के पहले कांग्रेस के मेंबर थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे, आज़ादी के बाद ये कांग्रेस छोड़ देते हैं और इस समय में ये बिहार में आंदोलन शुरू करते हैं, जिसका उद्देश्य ये था कि बढ़ती महंगाई, खाने का संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बाकी की आर्थिक समस्याएं, इन सब के खिलाफ विरोध करना। इस आंदोलन के कारण जेपी नारायण को नेशनल लेवल पर अटेंशन मिली और इसे स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास लोग और बिजनेसमैन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। ये आंदोलन अपने चरम पर तब पहुंचा जब जेपी ने पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली निकाली। ये भारत के कैपिटल में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल सभा थी। और जब जेपी नारायण को इंदिरा गांधी और राजनारायण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस का फैसला पता चला, तब जेपी नारायण और बाकी के अपोजिशन लीडर्स ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग की और पुलिस और मिलिट्री को सरकार के इमोरल आदेशों का पालन न करने की डिमांड की। बाद में जेपी नारायण ने इंदिरा के खिलाफ संपूर्ण क्रांति नाम से एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया। इसके लिए इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा ली, जहां 1 लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए और इस सभा में जेपी ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा दिया और पूरे भारत देश में इंदिरा सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। और इंदिरा गांधी को भी ये समझ में आ गया था कि अब उनकी हार बहुत करीब आ गई है और सत्ता में उनके कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं। हाईकोर्ट में राजनारायण केस के रिजल्ट से असंतुष्ट होने के बाद इंदिरा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उस समय सुप्रीम कोर्ट रेसिस में था, इसलिए उस समय हाईकोर्ट को आदेश देकर उनकी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई, लेकिन लोकसभा के डिबेट्स और वोटिंग में भाग लेने से रोका गया। लेकिन इस सब के चलते इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जब उन्होंने उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी घोषित करने की सिफारिश की ताकि उनकी स्थिति मजबूत रहे। और बाद में 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर घोषणा करते हैं स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी की इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। इस दिन को भारत के इतिहास में संविधान हत्या दिवस का नाम मिला। देखिए, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल के समय में देश में जल्दी डिसीजंस लेने की पावर्स उस समय के सरकार को मिल जाती है, क्योंकि उस समय में वो बहुत ज़रूरी होता है और ये ज़्यादातर वॉर्स के समय में यूज़ में आता है। इंडिया में इससे पहले भी 1962 में और 1971 में भी वॉर के कारण इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें 1971 में इंदिरा सरकार के समय ही लगाई थी। लेकिन इस समय ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बताते हैं इस इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी लगाते समय जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी जैसे अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। न्यूज़पेपर सप्लायर्स की पावर सप्लाई कट कर दी गई और 1975 में ही RSS और जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाया गया और उनके लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। इमरजेंसी के कारण 1975 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस भी पोस्टपोन कर दिए गए। उसके बाद 1977 में पार्लियामेंट में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से भारत में अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़े चेंजेस हुए थे। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ करी गई और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से उनकी पावर्स छीन ली गई और पार्लियामेंट की पावर्स और बढ़ गई। इमरजेंसी काल में लाखों अपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया था। जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाता था वो कैद हो जाता था। देश में हालात बहुत बिगड़ गए थे और उसी बीच इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत बड़े कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए थे।
संजय गांधी पॉलिटिक्स में किसी भी इलेक्टेड स्टेज पर नहीं थे और इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के बहुत महत्वपूर्ण एडवाइज़र बन गए थे और कांग्रेस पार्टी के बहुत लॉयल लीडर्स पार्टी को छोड़ चुके थे। तो संजय गांधी का प्रभाव इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी और सरकार पर बहुत बढ़ गया था। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने देश के डेवलपमेंट के लिए उनका 20 पॉइंट्स प्रोग्राम डिक्लेयर किया, तो उस वक्त संजय ने भी डेवलपमेंट के लिए 5 पॉइंट्स प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिससे इंदिरा सरकार के खिलाफ लोग और भड़क उठने वाले थे, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बड़े लेवल पर नसबंदी के कैंप्स लगवाए गए। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस के लिए जर्नलिस्ट मसीहा रहमान लिखते हैं कि जनवरी 1976 में महाराष्ट्र के बार्शी नगर परिषद में 1000 लोगों की नसबंदी करने के लिए 10 दिन का अभियान आयोजित किया गया। पहले 2 दिन कोई खुद से नसबंदी के लिए आगे नहीं आया, फिर अगले 8 दिनों तक 2 ट्रक्स शहर के चारों ओर घूमने लगे ताकि 1000 लोगों का टारगेट पूरा हो सके। बार्शी के सैकड़ों किसानों को सड़कों से घसीटा गया और ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी की गई, जिनमें कुछ अनमैरिड थे, कईयों की पहले से ही नसबंदी हो चुकी थी और कुछ बहुत बूढ़े थे। इमरजेंसी काल में भारत में एक साल के अंदर 6.2 मिलियन लोगों की नसबंदी करवाई गई, जिनमें कईयों की जान भी चली गई। अप्रैल से मई के दौरान 1976 में इंदिरा और संजय गांधी के द्वारा दिल्ली के तर्कमन गेट वाले एरिया में स्लम्स मतलब गरीब जनता के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। वही उस समय में ज़बरदस्ती नसबंदी की प्रक्रिया की गई। बहुत सारे लोग अपना घर खो बैठे। वही उस समय अगर कोई इंसान इनके खिलाफ आता तो पुलिस के द्वारा ओपन फायरिंग तक की गई, जहां कईयों ने अपनी जान गंवा दी। इमरजेंसी में देश के हालात इतने बुरे थे कि एक बार संजय गांधी ने नेशनल कांग्रेस के रैली के लिए किशोर कुमार जैसे गायक को गाना गाने के लिए पूछा था। जब उन्होंने गाने से इनकार कर दिया तब उनके खिलाफ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनके गानों पर अनऑफिशियली बैन लगा दिया गया। फिर मार्च 1977 में आखिरकार इमरजेंसी हटा दी जाती है, जो लगभग 2 साल के करीब इंडिया में लागू रही। इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने कैद किए पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट को रिलीज़ कर दिया और 1977 में 1975 के पोस्टपोन किए इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। इस बार इलेक्शंस में नई पार्टी एस्टेब्लिश होती है, जनता पार्टी नाम से, जिसमें कांग्रेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी जैसी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स एक साथ आते हैं और मोरारजी देसाई इस पार्टी के चेयरमैन बनते हैं। इस पार्टी ने इमरजेंसी में हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए और ये लोगों से वादा करते हैं कि हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे और गवर्नमेंट पावर्स का मिसयूज़ नहीं करेंगे। और 1977 में जनता पार्टी 295 सीट्स के साथ इलेक्शन जीत जाती है और मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये पार्टी ज़्यादा देर सत्ता में टिक नहीं पाती और 1980 में एक बार फिर इलेक्शन होते हैं। इस बार जनता पार्टी की तरफ से जगजीवन राम एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़े थे और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी एक बार फिर इलेक्शन के लिए खड़ी थी। उस समय जनता पार्टी के अंदर लीडर्स की एक दूसरे के साथ ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। यहाँ तक मोरारजी देसाई, जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, 16 जुलाई 1979 में ही पीएम के स्थान से पार्टी में चल रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण रिज़ाइन कर चुके थे। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा डायरेक्टली इंदिरा गांधी के कांग्रेस को होता है। उस समय कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन्स में वुमेन सेफ्टी, महंगाई कम करना और एक स्टेबल गवर्नमेंट का वादा कर रहे थे। रिजल्ट में कांग्रेस 363 सीट्स के साथ जनता पार्टी को एक बहुत बुरी हार देती है। फिर एक बार इंदिरा गांधी पीएम बनती है। 1980 के बाद वाले पीरियड में पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी का एक डिसीजन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट बन जाता है उनके कार्यकाल में। दरअसल 1970s के दशक में सिख कम्युनिटी के द्वारा खालिस्तान मूवमेंट शुरू होता है। खालिस्तान मतलब खालसा की भूमि। बेसिकली इस मूवमेंट का कारण था कि सिख कम्युनिटी के लोग उनके लिए एक अलग नेशन की मांग कर रहे थे, जिसमें इंडिया का पंजाब और हरियाणा की तरफ का लैंड और पाकिस्तान में मौजूद पंजाब, जो पार्टीशन के समय अलग हुआ था, ये एरिया ये लोग खालिस्तान के लिए क्लेम कर रहे थे, जिसे जरनैल सिंह भिंडरानवाले लीड कर रहे थे। इनकी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दल खालसा नाम से। 1980s के समय में हालात इतने बिगड़ गए थे कि अप्रैल 1982 में दल खालसा के कुछ लोगों ने हिंदू मंदिरों के सामने गाय के कटे हुए सिर और बाकी के बॉडी पार्ट्स फेंक दिए, जो हिंदू रिलीजन में अपवित्र माना जाता है। पंजाब जैसे स्टेट में हिंदू और सिखों के बीच दंगे होने लगे थे।
1982 में अकाली दल संगठन ने दिल्ली में चल रहे एशियन गेम्स के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी। इंदिरा सरकार ने इसके जवाब में किसी भी सिक्कों को एशियन गेम्स के दौरान कैपिटल दिल्ली के अंदर आने से रोक लगा दी और 1500 सिक्कों को गिरफ्तार कर दिया। इसके कारण भिंडरानवाले को और मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि सिख लोग हिंदुओं के गुलाम होने का पहला संकेत यह है कि सिखों को दिल्ली में एशियन गेम्स में शामिल होने से रोका गया। 5 अक्टूबर 1983 में सिख मिलिटेंट्स ने एक बस पर हमला किया और 6 हिंदुओं की हत्या कर दी, जिसके अगले दिन गवर्नमेंट ने पंजाब पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। उस समय पुलिस भी सिचुएशन को हैंडल करने में असफल रही और भिंडरानवाले के लोगों ने पुलिस को तक निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उस समय भिंडरानवाले गोल्डन टेम्पल के पास वाले एरिया में ही रहता था और क्योंकि वो रिलीजियस ग्राउंड के पास था तो सरकार भी वहाँ डायरेक्ट अटैक करने से पहले बहुत बार सोचेगी। वही इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ती राजनीतिक हत्याओं और आतंकवादी घटनाओं को रोकने में असफल नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ भिंडरानवाले ने इंदिरा गांधी से बातचीत करने से इनकार कर दिया और उन्हें ब्राह्मण औरत और पंडित की बेटी कहकर संबोधित किया। उस समय सिख मिलिटेंट्स ने बहुत सारे हथियार जमा किए थे और गोल्डन टेम्पल को एक किले की तरह मजबूत कर दिया था क्योंकि उन्हें हमला होने का डर था। इंदिरा गांधी को यह एहसास था कि 1985 में देश में अगले चुनाव आ रहे हैं और अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो चुनाव में हिंदू मेजॉरिटी वोट्स उनकी सत्ता को हटा सकते हैं। इसके बाद 31 मई 1984 को मेजर जनरल RS बरार को पंजाब बुलाया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो एक कोड नेम था, उसे लीड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। फिर 1 जून 1984 में इंडिया के मिलिट्री सोल्जर्स ने श्री हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के एरिया पर हमला शुरू कर दिया, जो सिख रिलीजन में बहुत पवित्र माना जाता है। सोल्जर्स ने गन से फायरिंग शुरू कर दी। मिलिट्री ने गोल्डन टेम्पल के सहित पंजाब में 40 और गुरुद्वारों को चारों ओर से घेर लिया था। 5 जून तक लड़ाई चलती रही। जरनैल सिंह भिंडरानवाले के कई लोग मारे गए और कई इंडियन मिलिट्री के सोल्जर्स भी मारे गए। बाद में सेना के कमांडर्स ने टैंक्स की मदद लेने का फैसला किया। गोल्डन टेम्पल के पुजारी जियानी पुराण सिंह के अनुसार 5 जून को रात के 10 बजे टैंक्स गोल्डन टेम्पल के एरिया में एंट्री करने लगे और अगले 12 घंटों तक अकाली तख्त पर टैंक से गोले बरसाए गए। अकाली तख्त, जहां भिंडरानवाले अपने लोगों की सिक्योरिटी के साथ था, सोल्जर्स ने उनको काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। अगले दिन 6 जून के सुबह के 11 बजे के करीब 25 और सिख लोगों ने सोल्जर्स पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी फायरिंग करके उन्हें मार दिया गया और 6 जून को ये पता चलता है कि जरनैल सिंह भिंडरानवाले मर चुका है। करीब 40 डेड बॉडीज़ के ढेर में उसकी बॉडी मिली, जिसमें गोलियां लगी हुई थी। ये ऑपरेशन 10 जून तक चलता है। सिख मिलिटेंट्स के ज़्यादातर लोग मारे गए और कईयों ने सरेंडर भी कर दिया। इस ऑपरेशन में 554 के करीब सिख मिलिटेंट्स और सिविलियंस मारे गए और 87 मिलिट्री सोल्जर्स भी मारे गए, लेकिन ये नंबर्स एक्यूरेट नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि मरे हुए लोगों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरी दुनिया भर के सिख कम्युनिटी के लोग इस एक्शन के खिलाफ विरोध जताने लगे। वो इसे अपने धार्मिक समुदाय पर हमला मानने लगे और इंदिरा गांधी के बारे में सिखों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा और यही सारी चीज़ें इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बन जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से इंदिरा गांधी को कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी थी। BN सिंह, जो काफ़ी लंबे समय से इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे और क्योंकि वो एक सिख थे तो असैसिनेशन के डर से उनका ट्रांसफ़र किया जाना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद इस ट्रांसफ़र को रद्द कर दिया क्योंकि इतने सालों से वो उनके बॉडीगार्ड थे और वो उन पर विश्वास करती थी। लेकिन उनका ये निर्णय आगे उनकी मौत का कारण बन जाता है। फिर दिन आता है 31 अक्टूबर 1984। सुबह सुबह PM इंदिरा गांधी सफदरजंग रोड पर उनके रेसिडेंस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए जा रही थी। उस दिन उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की सलाह देने के बावजूद उन्होंने जैकेट नहीं पहना था। जहां 9:10 AM को उनका एक इंटरव्यू शूट होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो गेट से गुजरती है तभी उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह ने उनके 38 रिवॉल्वर से PM इंदिरा गांधी के पेट में 3 गोलियां मारी। वही उसके साथ दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह ने उनके सबमशीन गन से उनके पेट और सीने पर 30 गोलियां मारी। इस हमले के तुरंत बाद उनके सेक्रेटरी RK धवन और पुलिसकर्मी दिनेश भट्ट द्वारा इंदिरा गांधी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS ले जाया गया। 9:32 AM को उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है और तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद इनका हार्ट अभी तक सुरक्षित था।
डॉक्टर ने उनके शरीर से गोलियां निकाली और उन्हें 80 बॉटल्स ब्लड चढ़ाया गया। हालांकि गंभीर चोटों के कारण दोपहर के 2:32 पीएम को इंदिरा गांधी ने अपना दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उन पर चलाई 33 गोलियों में से 30 गोलियां उनके शरीर में लगती है, जिसमें 23 गोलियां बॉडी से पास होकर निकल जाती है, जबकि 7 गोलियां उनके बॉडी के अंदर रह जाती है। हमला करने वाले बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को बॉर्डर पुलिस ने ढूंढकर उन्हें मार दिया, जबकि सतवंत सिंह को मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और 1989 में उसे फांसी दी गई। इस असैसिनेशन के बाद दिल्ली जैसी जगहों पर दंगे होने लगे और खालिस्तान मूवमेंट के कुछ सिख लोगों की वजह से 2 ही दिनों में 1000 से भी ज़्यादा निर्दोष सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के डेथ के बाद उनके दूसरे बेटे राजीव गांधी पीएम बनते हैं एज अ सक्सेसर। ओवरऑल इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई अच्छे डिसीजंस भी लिए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना, बैंक्स नेशनलाइजेशन करना जिससे आम जनता को फ़ायदा मिला, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिलना, 1974 में न्यूक्लियर बम का टेस्ट लेके इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाना। वही कई बुरे डिसीजंस भी लिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी। तो यही तक थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की कहानी। धन्यवाद।